विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे नमक, रजिया सज्जाद जहीर की कहानी, जिसके 3 भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज चौथा भाग हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मैं हूँ शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। चलिए पाठ पढ़ते हैं आगे। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता था अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, हवा से रची हुई मौलसरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। साथियों, ये जो प्रश्न है कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आप कब आएंगी, क्या उत्तर दिया जा सकता है? आप लोग अगर साफिया की जगह होते तो क्या उत्तर देते? हो सकता है कि आप उसे समझाते, लेकिन कहाँ से समझाते? क्या आप उन भतीजे भतीजियों का प्यार नहीं पाना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी आते रहें, या भतीजे और भतीजियाँ भी आपके पास आते रहें? यार दोस्त भाई बहन जो भी लोग हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उनसे लगातार मुलाकातें हों, बेरोक टोक हम आए जाएं एक दूसरे के घर? और इन चीज़ों को समझाना कितना कठिन है। आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? क्या जवाब हो सकता है इसका? और उन भतीजे भतीजियों का मासूमियत से भरा जो सवाल है, हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देता है। हम लोग क्या हो गए हैं? बच्चों में ये भेदभाव नहीं होता है, बच्चों में नफ़रतें नहीं होती हैं, घृणा नहीं होती है। हम लोग भर देते हैं, हम लोग वो जहर भर देते हैं। हम समझाते हैं, हम बताते हैं कि फला दुश्मन है। खैर, तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न था। साफिया सोचती है कि पता नहीं साल भर बाद आएँ या उसके बाद आएँ या फिर कभी ना आएँ, क्योंकि साल भर पहले तो वैसे भी मुश्किल है। और अगर सरहदों पर तनाव हो गया, सीमाओं पर तनाव हो गया, जैसा कि अक्सर रहता है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शायद ही कभी मधुर रह पाते हों। आप लोग देखते हो, फिर शायद कभी नहीं।
तो ये जो बातें हैं, ये सब सोचते सोचते साफिया को नींद सी आने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगी और फिर वो देखती है दुधिया आंचल जिसमें इधर उधर सितारे झिलमिला रहे हैं। दरअसल उसे सपने में ही सिख बीवी दिखाई देती हैं, जिसे उसने माँ कहा था और जिसके लिए नमक की पुड़िया ले जा रही थी, जिसके लिए तोहफा ले जा रही थी, नमक का, लाहौरी नमक। तो वही, और ऐसे में ही उसे नींद आ गई और उसने इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और न जाने कितने खूबसूरत लम्हों को उन सपनों में साकार किया या उन सपनों में जगह दी। किले के पीछे पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, यह सब पाकिस्तान था। तो ये पाकिस्तान की बातें हैं, सपना देख रही है या सोच रही है। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। तो वो सपना देख रही थी, अगले दिन उसे जाना था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से उसने पत्ती तोड़ी थी। दरअसल पत्ती नहीं तोड़ी थी और उसके हाथ में उसकी बूंदें लिपट गई थी। दरअसल ऐसा नहीं हुआ था, हुआ यह था कि उसका हाथ सोते वक्त कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। तो जैसा एहसास हुआ वैसा ही उसने सपने में भी सोचा। अब बात आती है कि अगले दिन वह जा रही है वापस लखनऊ, हिंदुस्तान, भारत, और वेटिंग रूम में वह बैठी हुई है। भाई ने किराया दे दिया है, टिकट ला दिया है और भाई बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा है। टिकट दबाए वेटिंग रूम से बाहर वह टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। कौन जानता था? केवल वही जानती थी। दरअसल उसके मन में लगातार विचार आ रहे हैं, लगातार वो सोच रही है और उन बातों को लेकर के परेशान है। कीनुओं की टोकरी के नीचे दबी हुई पुड़िया, नमक की पुड़िया। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। तो मैंने कहा कि लगातार वह सोच रही है और जब कस्टम पर उसका सामान जांच के लिए निकाला जाने लगा तो उसे एकदम से झिरझिरी सी हो आई। झिरझिरी सी क्यों हो आई? बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं कि पता नहीं कस्टम वाला देख ना ले, या फिर पकड़ी ना जाए, या फिर शायद उसकी भावनाओं में ये बात भी लगातार विद्यमान थी कि वह क्या कर रही है। और उसने वही फैसला किया कि मोहब्बत का तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, छिपा कर नहीं ले जाएगी वह। और उसने नमक की पुड़िया को निकालकर
हैंडबैग में रख लिया। जब कस्टम से होकर रेल गुजरी, रेल की तरफ चला, जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थीं, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आँखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन तो दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। आप अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। साफिया ने हैंडबैग मेज़ पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। तो साफिया जो है वो जब उसका सामान रेल की तरफ चला कस्टम से होकर के, तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वैसे अगर ना भी बढ़ती तो शायद हैंडबैग में रखा था और उसका सामान चेक भी हो गया था, रेल की तरफ जा रहा था, किसी को क्या शक होता। लेकिन बावजूद इसके, और साथ में हो सकता है कि क्या पता आगे कुछ ऐसा होता ही, उसने क्या किया कि एक कस्टम अफसर जो उसे दिखे, जिनका कि हुलिया यहाँ पर बयान किया गया, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आँखों पर ऐनक, और वर्दी पहने तो थे लेकिन लग रहा था कि उन पर जच नहीं रही है, ऐसे थे। खैर, इससे मतलब नहीं है। तो साफिया कुछ हिचकिचा करके उनसे बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और फिर उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसे कुछ ऐसा लगा होगा चेहरे मोहरे से, और कस्टम अधिकारी के हैरान होने की बारी थी। वो हैरान हुआ और उसे गौर से देखते हुए पूछा, बल्कि बताया कि मेरा वतन तो दिल्ली है और आप भी उधर की ही लगती हैं। और इस प्रकार बातें शुरू हुई और साफिया ने आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे सब कुछ साफ साफ उस कस्टम अधिकारी को बता दिया। और नमक की पुड़िया हैंडबैग से निकाल करके मेज़ पर उसके सामने रख दी। अब देखिए क्या होता है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और ख़ुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में भी की थी। और ये पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी है जिसने ये बात कही है। और उसने कहा कि दिल्ली मेरा वतन है और लाहौर उनका। उन खातून से जाकर ये बात कहना, उन सिख बीबी से बात जा कर के कहना कि अभी भी उनका वतन लाहौर ही है और मेरा वतन दिल्ली। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। जन्मभूमि से कौन जुदा हो पाता है। और वास्तव में हम
ज़मीन के टुकड़े बांट सकते हैं, दिलों को नहीं बांट सकते, रिश्तों को नहीं बांट सकते, अपनी चाहतों को नहीं बांट सकते, अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकते। और यही चाहत और मोहब्बत और रिश्तों का पैमाना फैला हुआ है भारत से पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक। मैं तो कहता हूँ कि ये रिश्ते और नाते शायद सारी दुनिया में फैले हुए हैं, बस हमें देखने की ज़रूरत है। तो रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ऐसा ही सब कुछ सोचने वाले हो जाएं तो। और एक बात और कही कस्टम अधिकारी ने, वह भी बड़ी ही लाजवाब बात है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके आगे पढ़ेंगे अगले भाग में, अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको बताइएगा। और जाते जाते आपसे एक प्रश्न कि साफिया और कस्टम अधिकारी के बीच जो बातचीत होती है वह आपको कितनी स्वाभाविक लगती है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी में हो सकता है। अगर आप 2-4 लाइन नहीं लिख सकते तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ कहानी में होता है जो इस कहानी में दिया गया है, या फिर वास्तव में भी ऐसा हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।